हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपको लेवल 4 का जो 10 मई को पेपर हुआ था उसके मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप चेक करिए लेवल 6 और लेवल 4 के जितने भी 3 शिफ्ट हुए थे सभी के रीजनिंग वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करा चुके हैं कम से कम समय में। और जो भी नए नए रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे सबको सॉल्व कराए हैं बिना इधर उधर की बात किए। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्ज़ाम अब आ चुका है, आप उन्हीं वीडियो को देखिए जिसमें थ्रू द पॉइंट बात की गई है। इसके बाद लेवल 6 का एग्ज़ाम था, उसके 2 शिफ्ट हुए थे, उसके भी मैथ के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको लगातार इस वीडियो चैनल पे मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर लेना। इसके बाद अब आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कविता ने 4,000 की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किए। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन आपको बताना है। सिंपल एसआई का क्वेश्चन है आपका। इस यहाँ पे कितना दिया है 6.25, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 12.5। 6.25 का 12.25 होता है। 12.25 को आप क्या लिख सकते हो 1/8। अगर आपको नहीं आता है तो डायरेक्ट आप 12.5 का 4,000 में गुणा कर लोगे तो भी आपका आ जाएगा। लेकिन जिसको पता है 12.5 को 1/8 लिख सकते हैं। जैसे 25 को आप क्या लिख सकते हो 1/4, तो 25 का आधा कितना होता है 12.5, तो 1/8 हो गया। तो अगर आपको 4,000 का 12.5% निकालना है तो 1/8 कर दो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 500। तो ब्याज आपको कितना मिल रहा है 500 रुपये। और आपको पूछा मिश्र धन, तो ब्याज में आप मूलधन को जोड़ दोगे, कितना है वो है 4,000 रुपये। तो आपका मिश्र धन कितना हो गया 4,500 रुपये। 4,500 आपका मिश्र धन हो गया। टिक करिए, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, राम और रहीम के पास टोटल 1,210 रुपये हैं। यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है, तो रहीम के पास कितना धनराशि है। सिंपल आपको निकालना है। यहाँ पे आपको रेशियो पहले दे चुका है। कैसे दिया है अभी हम बनाते हैं। कैपिटल आर से राम को हम दिखाते हैं, इस राम का 1/3 किसके बराबर है, स्मॉल आर से दिखाते हैं रहीम को, इसके 2/5 के बराबर है। तो राम और रहीम का रेशियो कितना आ गया आपका 6 और 5। टोटल अमाउंट कितना है 1250। तो 6/5 में कितना हो जाएगा 1210 रुपये। सॉरी 1210 है। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1210। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1210/11। 11 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में, फिर 110 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 रुपये। आपको पूछा क्या है रहीम के पास कितना पैसा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणते 110 करोगे तो आपका आ जाएगा 550 रुपये। सिर्फ आपको इसमें इतना ही निकालना था। आंसर टिक करिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकाले। 6 और 5 का मान दिया है 1210, तो 6 + 5 कितना हो गया 11। 11 का मान कितना है आपका 1210। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1210/11। तो 11 से इसको काटे हैं तो 110 आया है। सिंपल, बस इतना ही था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी व्यक्ति को एक कुर्सी 2858.77 में बेचकर 27% का लाभ हुआ। कुर्सी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। कितना इजी क्वेश्चन है। 27% का लाभ हो रहा है और इसका विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। तो 127% की वैल्यू आपको सिंपल दी हुई है। कितना है 2858.77। आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। और 127 का दिया है तो 127 से आप यहाँ पे दे दो भाग, तो ये आपका आ जाएगा 100% की वैल्यू। ठीक, यही आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, ये है सीपी। तो सीपी कैसे निकालोगे 127 से काटोगे। देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे 0 तो नहीं आ सकता। तो 0 वाले दोनों आंसर क्या हो जाएंगे गलत। अब आपको दोनों चेक करना है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आपको 2 बार कम से कम भाग देना पड़ेगा। 2 1 है, 2 2 है, 2 बार भाग दोगे तो 2858.77 में 27 से 2 बार में पहले जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा 127 है ना। ये हो जाएगा आपका 4 आएगा, फिर इसके बाद है 5 और ये हो जाएगा 2, 254, 1 जाएगा और 8 में से 5 जाएगा 3 और 18। फिर इसके बाद 2 बार जाएगा 2 2 आ चुका है। ठीक, आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 2251, 2251 आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो टोटल पूरा भाग भी दे सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो
पूरा भाग दे लीजिए, उसमें थोड़ा आपका टाइम जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायरेक्ट आता है, यूनिट डिजिट यहाँ पे है 7, यहाँ भी है 7, तो जीरो तो आएगा नहीं, तो 2 एलिमिनेट कर दिए, इसके बाद 2 अंक तक भाग दिए तो 22 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। नहीं आता आप पूरा भाग दे लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब आपको पूछा है 16, 83, 22, 44, 50, 49 का महत्तम समापवर्तक HCF आपको है x है, तो x के अंकों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम लोग को पता ही होगा, जिसको नहीं पता उनको बता देते हैं। 2 छोटी संख्याओं को पकड़िए, क्या है 22 और 44, इसमें एक संख्या का भाग दीजिए 83, एक बार में जाएगा, ये है 16, 83, यहाँ से आपका शेषफल कितना बच रहा है, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6, और यहाँ पे 11, 11 में से 5 जाएगा, बचेगा। ठीक, तो जो शेषफल से अगर ये वाला नंबर डिवाइड हो जाता है तो यही मेरा हो जाएगा HCF। इसको एक और कंडीशन है, उसको भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 1, यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो 3 बार में एक बार ले जाते हैं, तो 3 हो गया, 8 क्षेत्र का 18, 18 की 1 हो गया, 15, और 1 कितना हो गया 16, तो 3 बार में चला गया, तो ये इसका हो सकता है HCF यही हो। इसको चेक करने के लिए एक बार इससे ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यहाँ यूनिट डिजिट देखिए 9 है, यहाँ पे 9 है, अगर हम इसका 9 बार गुणा करते हैं तो 9 और 54 तो 4 हो जाएगा, फिर 45, 5 कितना हो जाएगा 50, हाँ 9 बार में चला गया। इसका मतलब इस तीनों का HCF क्या है 561। यहाँ पे आपको पूछा है अंकों का योगफल, HCF कितना है 5, 6, 1, तो इसके अंक का योग कितना हो जाएगा 5, 6, 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, तो अंकों का योगफल कितना आ रहा है 12, 12 को आप टिक करिए, आपका आंसर आ गया। अंकों का योगफल आपको सिंपल निकालना था 5, 6 और 1 का, HCF निकालिए और इसके बाद उनके अंकों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में दिया है, लेकिन हम आपको हिंदी में समझा देंगे। एक स्फेयर है, स्फेयर का मतलब होता है गोला, रेडियस आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और एक सॉलिड सिलेंडर है। अब बेस रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, हाइट उसकी दी है h सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज द हाफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। मतलब जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है वो आपके सिलेंडर के एरिया का, सरफेस एरिया का हाफ है। और आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, आपको हाइट ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्फेयर, स्फेयर के सरफेस एरिया का होता है 4πr², और अगर वहीं बात करें सिलेंडर है, यह है सिलेंडर, अगर इसके हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इस ऊपर वाले का होता है 2πrh, और ऊपर नीचे दोनों 2 सर्किल होते हैं, तो टोटल में ये भी ऐड होते हैं एरिया में, ये हो जाएगा 2πr²। सिर्फ इतना ही होता है, हमने आपको एक बार फार्मूला बता दिया है। अब इसके बाद अब इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, सिलेंडर का सरफेस एरिया स्फेयर के सरफेस एरिया से हाफ है, इसका मतलब सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πr, r+h, यह है 1/2 ऑफ सिलेंडर का। अब हो चुका है, अब इसके बाद लिखते हैं स्फेयर का। स्फेयर का कितना होता है 4πR²। ठीक, तो हमने सिलेंडर को स्मॉल r से दिखाया उसका रेडियस, और स्फेयर का रेडियस क्या है कैपिटल R, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग है। स्मॉल r की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, कैपिटल R की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कट पिट करते हैं, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, फिर उसके बाद 2π से 2π कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा r+r+h, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 4, 4+h, और यहाँ पे क्या है कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 8, 8 × 8, 8 का स्क्वायर हो गया, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, और यहाँ से h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी के 16, 16, और ये 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी 12, 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आया। इसको टिक करिए। इसमें आपको सिर्फ सरफेस एरिया का फार्मूला मालूम होना चाहिए, तो आपको सिलेंडर, स्फेयर और शंकु जो होता है कोन, जिसको इंग्लिश में कोन कहा जाता है, तीनों का सरफेस एरिया और वॉल्यूम का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका लेंथ ऑफ द पेयर ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रिपोजेडम। ट्रिपोजेडम अगर मैं सही हूँ तो समलंब चतुर्भुज होता है, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की 2 भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक, इस पे एक लंब डालेंगे, अगर लंब की लंबाई हमको पता है तो
इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है? अगर ये है ए, ये है बी, इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक, अब इसके बाद क्या दिया है? दोनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है आपकी 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ए कितना है? 18, बी कितना है? 15, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू साइड कितना दिया है? 12। तो एच की वैल्यू आपको दे दी है 12। आपको पूछा क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रिपोजिडम। तो यहाँ पे आप सिंपल रख दीजिए 1/2। ए की वैल्यू कितनी है? 18, बी की वैल्यू है 15, एच की वैल्यू है 12। ठीक, 12 काटोगे तो 6 बार में, और 18 और 15 कितना हो जाएगा? 33 गुणित 6, तो 6 18 और 19, 198 आपका एरिया आ जाएगा। सिर्फ आपको इसमें फार्मूले में वैल्यू रखना था। आपको ये पहले फिगर मालूम होना चाहिए, इसका होता है। अगर आपको चतुर्भुज से कोई डाउट है तो आप बूस्टर सीरीज के प्लेलिस्ट में जाओगे वीडियो देखने के बाद, वहाँ पे आपको हमने चतुर्भुज के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। वहाँ पे जितने भी टाइप के चतुर्भुज होते हैं आपके रेलवे में पूछे जाते हैं, उसको सॉल्व करा दिए हैं। आप चाहो तो उसे देख सकते हो। सर्किल वाला भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो, 198 है, वरना आप कहोगे कि आंसर तो पता ही नहीं चला। अगला क्वेश्चन भी है, ये भी इंग्लिश में है, चलिए हम हिंदी में बता देंगे। मैथ के आपके इंग्लिश और हिंदी में कोई ज़्यादा बैरियर नहीं होता है, मैथ वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये आपको दिक्कत सिर्फ जीएस और जीके में होता है। जो हिंदी में पढ़ के जाता है उसको इंग्लिश में दिक्कत होती है, जो इंग्लिश में पढ़ के जाता है उसको हिंदी में दिक्कत होती है। मैथ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दिया है सिलेंडर इज इंस्क्राइब इन द स्फीयर, मतलब कि एक स्फीयर है, ठीक, उसके अंदर एक सिलेंडर है। इसके कहने का मतलब ये है सिलेंडर और ये है स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5/6 टाइम द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आपका रेडियस ऑफ स्फीयर अपॉन हाइट ऑफ सिलेंडर का रेशियो दे रखा है 5/6। तो अगर देखा जाए रेडियस ऑफ स्फीयर जो है, ये आपको हाइट दे दिया है 6। अब आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू हमको पता है, लेकिन अगर सिलेंडर को देखोगे तो पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का आर हमको निकालना पड़ेगा, एच की वैल्यू पता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर इसको मिला दें तो ये आपका स्फीयर का डायमीटर होगा। स्फीयर का रेडियस आपको दे रखा है 5 यूनिट, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहाँ से सिलेंडर का डायमीटर आ जाएगा। सिलेंडर का डायमीटर 10 और ट्रिपलेट है 10 8 और 10 8 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 + 64 100, उसका 10, तो ये आपका हो जाएगा 8। सिलेंडर का डायमीटर 8 आ गया है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक सिलेंडर है, उसका टोटल डायमीटर कितना आ गया? 8। तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी है आपकी? 4। उसका रेडियस 4 आ गया। अब इसके बाद फार्मूला क्या होता है आपका दोनों का वॉल्यूम का? आपको रेशियो पूछा है ना, तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और आपका क्या होता है? इसी की वैल्यू आपको निकालनी है 4/3 स्फीयर का पाई, कैपिटल आर इसको दिखाते हैं आर क्यूब। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे क्या क्या कटेगा उसको काट लिया जाए। पाई से कट गया पाई। ठीक, आर स्क्वायर किससे बराबर है? 4 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? 6, और 3 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 3 गुणित 4 स्क्वायर इंटू 6। नीचे क्या बचेगा? 4 इंटू कैपिटल आर कितना है आपका? कैपिटल आर आपको दे रखा है 5 यूनिट। कैपिटल आर की वैल्यू है 5 यूनिट, तो 5 का हो जाएगा यहाँ पे क्यूब। इसी का आपको रेशो निकालना है। 1 4 से 1 4 खत्म, 3 चौके 12, 12 छंग 72, ये हो जाएगा आपका 72, और नीचे क्या बचेगा? 5 क्यूब, ये है 125। तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया? 72 और 125। बस आपको सिंपल यही निकालना था। ऑप्शन थर्ड देखोगे 72 और 125। यहाँ पे आपको दोनों रेशियो का यूज करके सिलेंडर का रेडियस आपको ज्ञात करना था। बस यही आपको निकालना था, जो कि 4 आएगा। ये अगर आप यहाँ पे देखो, अगर टोटल स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है 5, तो टोटल इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 10। ट्रिपलेट लगाओ, यहाँ से 8 आएगा, इसके बाद ये हो जाएगा 4। अब फार्मूले में रखो, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फार्मूला के आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर यहीं पे शंकु दिया हो तो शंकु का वॉल्यूम कितना हो जाता है? टोटल सिलेंडर का 1/3, टोटल सिलेंडर का 1/3।
वो कैसे होता है, जैसे एक सिलेंडर है, यह सिलेंडर, अगर यहाँ पे शंकु देखा जाए, इसमें 3 शंकु बनते हैं टोटल, एक शंकु है ये, ठीक। अगर सिलेंडर देखा जाए, देखिए ये फिगर ही गलत बन गया, ये मिलाया जाएगा, इस वाले फिगर को हटाइए, ये वाला फिगर आपका सही है। एक है आपका सिलेंडर, उसमें कितने हैं, 3 शंकु बन जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम के, πr²h। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका टाइम और वर्क का है। एक निश्चित काम करने के लिए ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात आपको दे रखा है 3, 5 और 8। यहाँ पे डायरेक्ट आपको एफिशिएंसी दे दिया है, ए और बी और सी की एफिशिएंसी आपको दी है 3, 5 और 8, ठीक। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल आप वर्क निकाल लीजिए, इफिशिएंसी टोटल दी है आपको, डे कितना दिया हुआ है, एक साथ अगर पूरा काम करेंगे तो 15 गुणित्ते टोटल इफिशिएंसी 3, 5, 8, 8, 8, 16, 16 में जब 15 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15 × 90 की 0 और 15 कम 15 और 9 24, 240। टोटल वर्क कितना हो गया, 240। यदि ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, मतलब ए और 12 दिन काम किए, उसके बाद काम छोड़ के चले गए, ए और बी 12 दिन में कितना काम कर लिए, 12 डेज में ए और बी कितना काम किए हैं, 12 गुणित्ते ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 5, 3 + 5 कितना हो गया, 8, 96, ठीक। तो यहाँ से अगर आप 96 माइनस करोगे तो कितना काम बचा है, 144 काम और बचा है। अब शेष काम को सी द्वारा कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा। सी की एफिशिएंसी आपको पता है 8, काम करना है 144, तो सी कितने दिन में करेगा, 144/8, 144/8 कितना हो जाएगा, 18 दिन में आपका हो जाएगा काम। यहाँ पे आपको सिंपल इफिशिएंसी पहले दे दिया था, इफिशिएंसी दे दिया है और टोटल आपको टाइम दिया है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालो 240। ए और बी 12 दिन काम किए हैं, 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, 12 × 96, 96 काम कर लिए, 240 में 96 घटाओगे 144। इसके बाद बोला है सी द्वारा कितने दिन में काम किया जाएगा, 144 आपको पता है, सी की एफिशिएंसी 8 है, तो 144 में 8 का भाग दे लोगे, आपका डे आ जाएगा कितना, 18। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे आप आंसर भी मैच कर सकते हो, ये आपका 18 है, थर्ड ऑप्शन है 18। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। 10 और 22 के बीच माध्य कैसे निकलता है, टोटल नंबर का सम बटे टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपका माध्य आ जाएगा। 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, एक तो 11 होगी, दूसरी होगी 13, फिर 17, फिर क्या है 19। 4 संख्या अभाज्य हैं, टोटल नंबर कितना है 4, n की वैल्यू 4 आ गई, टोटल का सम करके 4 से भाग दे देंगे। 11, 13 और 17 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और 11, 19 को जोड़ोगे तो 30 आएगा। 30 + 30 कितना हो गया, 60, 60 में 4 से भाग दोगे कितना आएगा, 15। सिर्फ इतना ही करना था आपको। तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, ईजी सा क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बॉड मास लगाना, सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 72 में 8 का भाग देंगे, फिर 9 × 4 36 और प्लस यहाँ पे 9, 36 9 कितना हो गया 45, फिर बटे, अब यहाँ पे कितना है 63 और 24 और 3, 63 + 24 + 3 कितना हो गया 27, 63 + 27 ब्रैकेट और बटे में 36 + 9, 36 + 9 कितना हो गया 45, 63 और 27 जोड़ोगे तो कितना आएगा 90, 90/45 कितना हो जाएगा, 45 से 2 बार में चला जाएगा, आंसर आपका आएगा 2 आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ बॉड मास फार्मूला करना है, सबसे पहले ब्रैकेट करोगे, फिर भाग करोगे, फिर गुणा करोगे, ये तो आपको पता ही होगा। बॉड मास आप लिख लो, वहाँ पे सीधा सिंपल आपका बन जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का है, तो यहाँ भी सिंपली आप बॉड मास लगाइए। सबसे पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, 4 से 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख लो 4 से 1/2,
8 एक 9/2 माइनस 3 सही 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 9 और एक 10, 10/3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9 त्रिक 27 में से और 20, 27 माइनस 20/6, 27 माइनस 20/6 कितना हो जाएगा, 7/6। और उसमें अब तो यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी, 7/6, तो यहाँ लिख लो 7/6 और इंटू 1/3 करना है, और माइनस कितना है, 2 सही 2/3 कितना हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 प्लस 8/3, ये हो जाएगा 8/3। यहाँ तक आपका ब्रैकेट है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर इसके बाद भाग किससे देना है, 8 तरीके 4 तिहाई 12, 12 एक कितना हो जाएगा, 13, 13 बटे कितना हो जाएगा, 3। अब यही आपको भाग देना है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप इसको बराबर करोगे, हर बराबर करोगे तो 3 यहाँ पे है ही, 6 से गुणा करोगे 48, 12 छंग 48, 48 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 41/3 गुणित 6, यही तो आ रहा है। और यहाँ पे आपका आ गया 13/3। तो अगर आप बटे में करोगे तो 3 से 3 गया, यहाँ पे आएगा आपका 13 गुणित 6/41। तो अगर आप देखोगे हर में, तो हर में सिर्फ एक ही के 41 है, ये आपका राइट हो जाएगा। बाकी एक बार आप भाग दे के भी देख सकते हो, टोटल आपका आ जाएगा 1 सही 37/41। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं, आप चाहो तो भाग भी दे लो, वहाँ भी आपका आएगा 1 सही 37/41। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सिंप्लीफिकेशन से है। यहाँ पे आप देख लो 12 है, इसको ही पॉट मास से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका 12 है, फिर इसके बाद ये वाला ब्रैकेट अलग है, ये वाला ब्रैकेट अलग है, सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हो गया 12 और 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, आगे माइनस का 3 माइनस 5 -2 गुणित 4 -8/8, -8/8 कितना हो जाएगा, -1 पहले लगा हुआ है, +1 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा -8 प्लस इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 बटे कितना 24, 6/24 कितना होता है, 1/4। ठीक, तो ऊपर कितना हो गया, 12 + 1 कितना हो गया, 13, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 12 + 1, हाँ 5, 5 + 1/4, ये हो गया 5 + 1/4। अब इसके बाद नीचे वाला सॉल्व करते हैं, हर इसकी वैल्यू इतनी आई है, हर को सॉल्व करेंगे, 9 गुणित 15 है और बटे 12 गुणित 10, तो अगर हम 3 से काट दे 3 और ये हो जाएगा 4, तो 45 बटे कितना हो जाएगा, 40, 45/40 और माइनस 12 से अगर इसको काटोगे 12/12, 12/12 कितना हो गया, 1। ऊपर कितना आ रहा था, 5 + 1/4 और नीचे आ रहा 45/40, तो ये हो जाएगा 45/40 माइनस 40 बटे कितना हो गया, 40। तो 40 से 4 कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 10, 10 चला जाएगा ऊपर, ऊपर आपका कितना हो रहा है, 5 चौके 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 बटे नीचे कितना आ रहा है आपका, 45 में से 40 जाएगा, बचेगा 5, ये आप काटोगे कितने बार में जाएगा, 4 और 2, 42 आपका आ गया आंसर। सिंप्लीफिकेशन सिर्फ करना था आपको ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देख के। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन आपको हिंदी में समझा देंगे। 10 लेस देन गिवन नंबर के से 10 नंबर कम, 10 मोर देन गिवन नंबर के से 10 नंबर ज़्यादा, प्लस 38 मोर देन गिवन नंबर के से 38 ज़्यादा, आर द कंटिन्यू प्रोपोर्शन ए बी सी। कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है, A/B बराबर होता है B/C, या तो आप कह सकते हो B² बराबर क्या होता है, A और C। ठीक, बस आपको इतना ही इसमें निकालना था। नंबर आपको क्या दे रखा है, पहला नंबर दिया है K से 10 कम, K - 10। दूसरा आपका दिया है K से 10 ज़्यादा, तो K + 10। और तीसरा दिया है K से 38 ज़्यादा, K + 38। अब आप ये क्या है, B है, ये है A है, ये है C। B² बराबर क्या होता है, AC। या तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो ऑप्शन से, या तो फार्मूले से। तो B² कितना हो जाएगा, K + 10 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, K - 10 और K + 38। यहाँ पे हो जाएगा K² + 10 का स्क्वायर होता है 100, प्लस हो जाएगा 20K, इधर आपका हो जाएगा K²,
यहाँ है -10, यहाँ है 38, तो ये हो जाएगा +28K और माइनस हो जाएगा 380। ठीक, 380 को आप इधर ले जाओ, 380 को, या के स्क्वायर से, देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर ख़त्म, 20 के है और यहाँ पे है 28K, तो इधर आप लेके आओगे तो ये हो जाएगा -8K और -380, और 100 भी जाएगा तो उधर भी -380, -480। ठीक, तो माइनस से माइनस ख़त्म, 8 से अगर 48 को काटोगे तो कितना आएगा, के की वैल्यू यहाँ पे 8 छंग 48, 60, के की वैल्यू यहाँ पे आगे 60, के आपका राइट हो गया। सिंपली आपको बस पता होना चाहिए कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या होता है, ए बी और सी। कंटिन्यू प्रोपोर्शन है तो ए अपान बी बराबर कितना होता है, बी अपान सी। ये वाला फार्मूला सेटिस्फाई करेगा, बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, ए और सी। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका टाइम वर्क से है। यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक काम को क्रमशः 12, 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रेशियो दिया है ए बी सी डी का 12 है, 16 है और है 24। ठीक, पूरा कर सकते हैं। बी सी एक साथ 4 दिन काम किए, फिर सी काम छोड़कर चला गया, जिसके स्थान पर ए आ गया। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। अगर इसका एलसीएम निकाला जाए 12, 16 और 24 का, यह आएगा 144, 144, क्योंकि 16 नवैया 144 होता है और 12 का स्क्वायर 44 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 24, 24 छक्का 144। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है बी और सी एक साथ 4 दिन काम किए। बी और सी कितना काम किए हैं, 4 दिन काम किए हैं। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी की 9, 6, 15। कितना काम कर देंगे 4 दिन में, 60 काम। टोटल काम कितना है 144 में से 60 काम माइनस करोगे तो कितना आएगा, 84 काम। अब मेरा कितना काम बचा है, 84 काम। तो सी के स्थान पर ए आ गया है, तो सी चला गया, अब उसके स्थान पर ए आ गया। ठीक है, 9 और 12 कितना हो गया, 15। अब एफिशिएंसी कितनी हो गई, 15। तो शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आपको टोटल वर्क पता है, आपको एफिशिएंसी पता है, ए और बी शेष काम कर रहे हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 12 + 9 कितना हो जाएगा, 15। 84 में 15 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेज। तो 15 से अगर आप, नहीं, एक मिनट भाई, थोड़ा गलत हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 84 काम बचा है, जिसके स्थान पर ए आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 84 और ये 15, 1 मिनट, 15 भाई हम गलत कर रहे हैं। 9 और 12 कितना होता है, 9 और 12, देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। 9 और 12 कितना होता है, 21। 9, 12, 21। तो यहाँ पे डेज कितने हो जाएंगे, पूरे काम में से एफिशिएंसी को घटाओगे तो आपका डेज आ जाएगा। और 84, 21 चौके 84 होता है, तो डेज कितना हो गया, 4 दिन। बस यही आ गया। यहाँ हम जोड़ने में गलती कर दिए थे, 9 और 12 15 लिख दिए थे, क्योंकि 9 और 6 15 होता है, 9 और 12 होता है 21। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। 84 में 21 का भाग दोगे तो आपका टोटल डेज मालूम चल जाएगा। तो शेष कितने दिन में, अगले 4 दिनों में पूरा काम, शेष काम जो 84 बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो, ऑप्शन 3 है आपका राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको भी सरल करना है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा तेज कर लोगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2071। अगर बाकी 9 जोड़ दो 1500 में, 158 और 81 जोड़ोगे तो 2000 के बराबर तो नहीं आएगा। तो यहाँ इसका मतलब है कि ऑप्शन कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो ऑप्शन 4 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। बाकी ऑप्शन देखोगे तो तीनों में शुरुआत के टर्म 190, 190, 190 हैं। आखिरी के 4 टर्म अगर देखोगे आप तो तीनों में डिफरेंट है। इसका मतलब अगर हम आखिरी के 4 टर्म अगर निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 207, अगर यहाँ छोड़ दें दशमलव के बाद यहाँ पे क्या वैल्यू है, 1985। अगर हम बाकी चारों को जोड़ के इसमें से घटा दें तो आपकी इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी। ये प्लस है, ये है माइनस। इसको जोड़ेंगे तो इसके आखिरी 2 प्लेस तक वैल्यू है, बाकी 0, 0, 0, 0, 0। आखिरी चौथे नंबर पे क्या है, 0। फिर इसके बाद थर्ड, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी थर्ड 0 है, यहाँ भी थर्ड पे 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 2। अगर इसके सेकंड पे 2 है और इसके सेकंड पे क्या है, 9, 9 2 11 हो गया। इसके सेकंड पे 0 है और यहाँ पे 1 है।
11 एक कितना हो गया 12, 12 की एक हासिल लग गई, और 4 और एक 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे है 0, और यहाँ भी है 0, और यहाँ भी है 7। ठीक, तो 5 7 कितना हो गया 12। दशमलव, दशमलव के इधर कुछ भी आएगा आपको, देखिए दशमलव के 4 अंक तक आपका सबका मान डिफरेंट है। अगर इसको घटाओगे तो 5 आएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, और यहाँ से 1 है तो यहाँ से कुछ भी आप एक हासिल लोगे, तो 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9। बाकी आपका देखिए 190 सब में सेम है, बाकी 4 डिजिट आपके आ गए 9765। 9765 देखा जाएगा तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहो तो पूरा जोड़ो और वहाँ से घटाओ तो भी आपका आंसर राइट ही आएगा। थोड़ा तेज करने के लिए थोड़ा आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका थोड़ा ये तेज हो जाएगा। ऑप्शन देख के एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए एग्जाम में, अगर टाइम बचाना है तो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से है। 8 पेन को 75 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। मतलब कि 75% की वैल्यू आपको दे रखी कितनी है 75 रुपये। 75% की वैल्यू है 75 रुपये। 75 रुपये में 8 पेन बेच रहा है, तो 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 में कितने पेन बेचना चाहिए। तो 24% लाभ के लिए हमें कितने का बेचना चाहिए, सबसे पहले 124% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 75% की वैल्यू है 75, तो 124 के लिए क्या करना पड़ेगा 75 से भाग दो और 124 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा। तो 124 रुपये में अगर हम 8 पेन बेचेंगे तो हमें 24% का फ़ायदा होगा। ठीक, यहाँ तक तो आ गया। तो अगर हमको 24% लाभ ज्ञात करना होता तो यहाँ तक 124 रुपये में बेचेंगे 8 पेन तो हमें 124% का लाभ होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको पूछा है 372 में कितने पेन बेचने चाहिए, पेनों की संख्या यहाँ पूछी है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 372 गुणते 8 बटे कितना 124। 124 से कितनी बार में जलाएगा 3, 8 तरीके कितना हो गया 24। 372 में अगर वो 24 पेन बेचेगा तो उसको 24% का लाभ होगा। बस इतना ही आपको करना था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है 8 अंक की संख्या आपको दी है, इसके बाद पूछा है 11 से विभाज्य है तो ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 11 की आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता होगा तो यहाँ पे क्या होता है, इवन पद और ऑड जितने भी होते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है, इवन पद का सम प्लस ऑड पद का सम, दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए डिफरेंस में जो कि 11 से कट जाए, तो ओवरऑल संख्या आपकी 11 से कट जाएगी। तो यहाँ पे अगर इवन पद जोड़ेंगे और ऑड पद जोड़ेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, 2 6 कितना हो गया 8, 8 3 कितना हो गया 11, 11 प्लस ए, ये हो गया 11 प्लस ए। ठीक, माइनस, अब इसके इवन पद को जोड़ेंगे तो सबसे पहले मैंने ऑड निकाल लिया, फिर इसके बाद इवन पद, ये हो गया 5 और एक 6, 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, ये है 19। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, आपको सिंपली ए का मान पूछा है, आप दोनों के बीच का डिफरेंस 0 रख लो, 0 रखो या 11 के कोई मल्टीपल में रखो, तो आपको यहाँ पे आंसर लाना है जो कि आपका 0 के रूप में आएगा। यहाँ पे आपको अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा नहीं है कि आप कितना रखोगे, तो आप सिंपली यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लोगे। तो 11 में से 19 घटाओगे तो कितना आएगा ए माइनस 8, ए माइनस 8 बराबर कितना है 0, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। सिंपल आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, उससे हो जाएगा। इसके पहले वाले शिफ्ट में आपको 15 का डिविजिबिलिटी पूछ चुका है और 6 का पूछ चुका है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। 15 में क्या है, जो संख्या 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, 6 में जो 2 और 3 से दोनों डिवाइड हो जाए। अगर आपको नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें हम प्रॉपरली पूरा समझा चुके हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति 50 किमी, के किमी, 25 किमी की चाल से क्रमशः 250, 120 और 50 किमी की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है 42। तो आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड होता है, स्पीड जो होता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपान कितना होता है टोटल टाइम। ठीक, अब यहाँ पे एवरेज स्पीड आपको दे रखी कितनी 42, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 250 और 120 और 50, 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा 300, 300 प्लस 120 कितना हो जाएगा 420।
अपान टोटल टाइम कैसे निकालोगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 50 किमी की रफ्तार है, 250 किमी। टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे कि टोटल डिस्टेंस में से स्पीड को डिवाइड कर दोगे। 250/50 कितना हो जाएगा, 4। 250 में 50 का भाग दो कितना आएगा, 4। तो पहला टाइम आ गया 4। दूसरा आपको के निकालना है, कितना करना है, 120। तो 120 आपका दिया है डिस्टेंस अपान स्पीड कितना है, के। तो ये इसका टाइम हो जाएगा। प्लस 25 और 50, 25 किमी की रफ्तार है, 50 किलोमीटर जाना है, टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो 42 से काटोगे तो ये आएगा आपका 10। ठीक। और इसके बाद अब इसको बराबर करेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। 6K प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा, 10K। ये आ गया। अब इसके बाद इधर इसको ले जाओगे, 6K इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि अब यहाँ स्पेस बची नहीं है। 6K प्लस 120 बराबर कितना है, 10K। तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, 6K प्लस 120 बराबर कितना है, 10K। तो K को इधर ले जाओगे तो 120 बराबर कितना हो जाएगा, 4K। इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 30। तो K की स्पीड कितनी आ गई, 30 किमी पर आवर। K की स्पीड आ गई 30 किमी पर आवर। बस इतना ही आपको निकालना था। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 40, मेरा आ रहा है 30। इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती किया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। गलती हो जाती है भाई, ह्यूमन से थोड़ा। यहाँ पे क्या है, आपका औसत चाल कितना दिया है, 42। थोड़ा तेज करते हैं, 42। टोटल डिस्टेंस आपको पता है 250, 50 और 120 कितना हो जाएगा, 420। प्लस टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 250 में से 50 का भाग दिए थे तो मेरा 4 आया था। अरे भाई यही गलती हो गई। 250 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 5। प्लस यहाँ पे है 120/K प्लस आपका 50 और 2 यहाँ से। अब आपका आ जाएगा 42 से ये हो जाएगा 10 और 10 बार में चला जाएगा तो K ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10K। और इधर क्या आएगा, 5 2 7, 7K प्लस 120। ठीक। तो यहाँ पे 7K 10K में से जाएगा तो कितना बचेगा, 120 बराबर कितना हो जाएगा, 3K। 3 से 3 कटेगा कितना हो जाएगा, 40। K की वैल्यू कितनी हो गई, 40 किमी पर आवर उसकी रफ्तार है। यहाँ हमने क्या गलती कर दिया था, 50 से डिवाइड किया था 250 को, तो यहाँ लिख दिया था हमने 4, इसीलिए मेरा यहाँ पे 6 आ रहा था। तो ये थोड़ी सी माइनर गलती हो गई है। एग्जाम में आप इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। कभी कभी माइंड सेचुरेट होता है तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो भी जाती हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज की दर पर 6400 रुपये एक वर्ष के लिए उधार दिया है। टोटल 1 साल के लिए उधार दिया है, कितना, 25% वार्षिक, जिस पर ब्याज की गणना क्या की जा रही है, अर्धवार्षिक। 1 साल के लिए 25%, लेकिन ब्याज कैसे मिल रहा है, अर्धवार्षिक। तो 1 साल में अर्धवार्षिक कितने हो गए, 2। टोटल मिला था 25%। अब अर्धवार्षिक में कितना मिलेगा, 12.5%। 12.5 को क्या लिख सकते हो, 1/8। तो ये 6 महीने की एक साइकिल, 6 महीने की एक साइकिल, दोनों में 12.5 का ब्याज बनेगा। और वो है CI पे। CI पे अब 12%, 12.5%, फिर अगले 6 महीने में जो अमाउंट आएगा उस पे 12.5% का आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे CI में क्या है, 1/8। तो पहले 6 मंथ में 8 रुपये पे कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये। फर्स्ट आपका 6 मंथ है, उसमें आपका क्या मिल रहा है, 8 रुपये पे 1 रुपये। ठीक है। जो नेक्स्ट 6 मंथ है उस पर भी क्या मिल रहा है आपका, 8 रुपये पे 1 रुपये। यही तो होता है बटे का मतलब, 8 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक। तो 8 और 9 हो गया। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 64, और ये हो जाएगा 9 9 81। तो आपको मूलधन कितना दिया हुआ था, 64,000। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1,000 से गुणा करना पड़ेगा आपको। आपको ब्याज पूछा है, 64 में से 81 घटाओगे, बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 17। 17 में टोटल कितना, 1,000 का गुणा करना पड़ेगा, तो 17,000 आपका ब्याज हो गया। अब आपको अमाउंट जो मिली है वो है 81,000। तो कृतिका को साल के अंत में 81,000 रुपये मिलेगा, जिसमें कि 64,000 उसका मूलधन है और 17,000 उसका ब्याज है। तो आपको अगर अमाउंट पूछता तो 81 में 1,000 का गुणा करते, ब्याज पूछा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 17। 17 में 1,000 का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 17,000। ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार है 54 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा है 45 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप देखोगे यहाँ पे भुजा कितना दिया है 45 सेंटीमीटर और आपका आधार दिया है 54। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज के दो भुजा आपके बराबर हों। ठीक, तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। आधार है आपका 54, ये आपको दिया है 45। अब आपको पूछा है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो हीरोज फार्मूला लगाओ, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इससे तो आप आराम से निकाल लोगे, लेकिन टाइम काफ़ी लगेगा, तो आपको यहाँ पे टाइम बचाना है। तो उसके लिए क्या करोगे, एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ये और ये बराबर है, और ये आपको दिया है 54 और ये दिया है 45। अब अगर एक ये निकाला जाए, ठीक, तो ये हो गया 45 और 54 का आधा कितना हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज को अगर 20 से बांट दिया जाए तो ये वाला पोर्शन क्या है, 45 हो गया, और 54 का आधा हो जाएगा आपका 27। ठीक, अब ट्रिपलेट कैसे निकालोगे, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से थोड़ा आप सीख लो ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। अब 45 का स्क्वायर करोगे, उसमें 27 का स्क्वायर माइनस करोगे तो भी आपका टाइम काफ़ी जाएगा। तो 45 को देखा जाए और 27 को देखा जाए, किस संख्या, कौन सी इसमें सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो सकती है। ये अगर यहाँ पे देखोगे सी एफ इसका 9, तो ये हो गया 9 गुणित्ते 5। ठीक है, 9 गुणित्ते 5 हो गया, और 27 को क्या लिख सकते हो, 9 गुणित्ते 3। 3 5 और दूसरा ट्रिपलेट क्या बनता है 4 का, 3 4 और 5, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 25। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा ट्रिपलेट। ये सबसे इजी वाला होता है 3 4 और 5 का। इसमें भी 9 का गुणा कर दो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 36। ये आपको ट्रिपलेट सिखाने के लिए हम इतना लंबा आए हैं, वरना डायरेक्ट हम यहाँ पे 36 लिख सकते थे। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। ये दिया है आपका 45, इसके माध्यम से हम इसकी वैल्यू निकाल लिए, ये कितना आ रहा है 54, ये आपका कितना आ गया 36। अब आपका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 54, हाइट कितना है 36, 2 से काटोगे ये हो जाएगा 18, 18 गुणित्ते 54 करोगे, 54 गुणित्ते 18 तो ये हो जाएगा 18 32 और 7 हो गया। फिर अच्छा 18 से डायरेक्ट पूरा कर लेते हैं ना, 90 और 72 7, हाँ, तो 972 ये आपका एरिया आ गया। अब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 972 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ये भी बता दिया ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है, तो आप इस पर भी एक बार ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हो गया 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, इस सवाल में तो भाई कोई जान ही नहीं है। शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए, परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। 345 का 600 का 345 कितना परसेंट होता है, यही आपको निकालना था। 2 जीरो खत्म, 3 से कटेगा, 5 बार में जाएगा, फिर इसके बाद जाएगा आपका 4, हाँ 7 बार में जाएगा, फिर इसके बाद दशमलव, फिर 25, हाँ 5 बार में चला गया, 57.5% हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब 600 का 345 आपका परसेंट निकालना था, सबसे इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा बराबर कितना दिया है 4/5। साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, लाल बटे कक्का। ठीक, बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल उससे होता है, आप वहाँ परपेंडिकुलर बेस उससे देख सकते हो। बाकी हिंदी मीडियम वाले को तो यही याद होता है लाल बटे कक्का, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 4, कर्ण है आपका 5, 5 3 और 4, यही ट्रिपलेट बनता है। तो तीनों की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपको पूछा है 3 tan थीटा माइनस 5 कॉस थीटा अपान 3 सेक थीटा माइनस 4 कॉट थीटा। 3 इंटू 10 की वैल्यू क्या होती है, अब जिनको नहीं पता उनके लिए भी लिख दिए हैं, लंब बटे होता है आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, 4/3, फिर -5, कॉस क्या होता है आधार बटे की कर्ण। ये तो आपको पता ही होगा,
लेकिन फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, अपान सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है 3। अभी हमने कॉस लिखा है 3/5, तो सेक क्या हो जाएगा 5/3। और कॉट होता है आपका 10 का उल्टा, अभी हमने 10 की वैल्यू रखी है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे आप काटोगे तो 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म और 4 से 4 खत्म। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना आएगा 4 - 3 कितना हो गया 1, नीचे कितना हो जाएगा 5 - 3 कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो ये आपका राइट हो गया कितना 1/2। अब इसके बाद ये आपका रेलवे का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मॉड, मीन और आपका मीडियन किसी न किसी शिफ्ट में, लगभग हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब घुमा घुमा के पूछता है माध्यिका क्या होगी, माध्य क्या होगा, औसत क्या होगा और उसका मीन बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है, वो क्या होता है 3 मीडियन, 3 माध्यिका बराबर क्या होता है मॉड प्लस 2 मीन। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, रेलवे का इतिहास रहा है, ये क्वेश्चन वो जरूर पूछता है। रेलवे पहले ही पूछता था, अब टीसीएस को दिया, टीसीएस भी इस क्वेश्चन को जरूर पूछता है, मीडियन, मॉड और मीन वाला। तो इसको बोला जाता है माध्यिका। मॉड होता है बहुलक, मीन का मतलब होता है माध्य, हम आपको हिंदी बता दिए। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, मॉड का मतलब होता है बहुलक, मीन का मतलब होता है माध्य। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको निकालना है 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू आपको निकालनी है। मॉड आपको दिया है कितना, मॉड दिया है 27.5 जो कि बहुलक होता है, प्लस आपको 2 मीन, मीन की वैल्यू 28.5, 2 से गुणा करोगे 28 दूनी 56 और 0.51 57, ये हो जाएगा 57। अब 27 और 57 जोड़ोगे कितना आएगा, 7 दूनी की 14 और 84.5, और 3 मीडियन की वैल्यू कितनी है 84.5। एक मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से अगर आप काटोगे तो इसको 2 बार में जाएगा, फिर इसके बाद बचेगा, हाँ तो फिर 24 बचेगा, 8 बार में जाएगा, फिर 5 है 1 बार में जाएगा, फिर 6 6 6 इस तरह जाता जाएगा। 6 को आप क्या लिख सकते हो, रिपीट होगा तो 7 लिख सकते हो। तो आपका कितना हो जाएगा 28.17, तो 21.87 आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड मैक्सिमम क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं, जो भी क्वेश्चन छूटा होगा उनको एक अलग से वीडियो में हम करा देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको रेलवे की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और हाँ, प्लेलिस्ट को ज़रूर आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको रीजनिंग के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, प्लस मैथ वाले भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो इन सब जितने भी वीडियो हैं सबको आप एग्ज़ाम के पहले, मैं तो कहूँगा कम से कम 2 बार आप देख लो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन का आपका फियर, जैसे लोग क्रिएट किए थे कि बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, तो बहुत ईजी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि एक मॉडरेट लेवल पे आपका पेपर बन रहा है। और सीआई एसआई के क्वेश्चन थोड़े आपके ज़्यादा टफ आए थे, तो उनका सीआई और एसआई वाला क्वेश्चन हमने अलग से ही करा दिया है। तो वहाँ पे आपको सीआई और एसआई के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाइए चेक करिए। सीआईएसआई वाले क्वेश्चन आप जितने भी रेलवे में पूछे गए हैं जो हार्ड वाले हैं, उनको हम ऑलरेडी प्रॉपर वे में सॉल्व करा चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।